हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और ये है आपका लेक्चर नंबर 19। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है। प्राकृतिक संसाधन की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके पहले देखिए लिखा है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर जनसंख्या के अनियंत्रित विकास का प्रभाव। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, प्राकृतिक संसाधनों पर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों की विवेचना कीजिए। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं उस पे जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी हमें यहाँ पे विवेचना करनी है। ये आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 और डीडी यूनिवर्सिटी 2018 और 17 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, या इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन। जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। मनुष्य स्वयं ही एक संसाधन है। इस जनशक्ति के समुचित योजनाबद्ध ढंग से उपयोग से ही क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव होता है। पुनः मनुष्य संसाधनों का उपयोग करता भी है। मानव रहित प्राकृतिक संसाधन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं और उपयोग के संदर्भ में ही कोई वस्तु, तत्व या संसाधन बनती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति और मानव दोनों का सीधा संबंध है, एक दूसरे से, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जहाँ पे हम देखेंगे व्यक्ति प्रकृति के ऊपर निर्भर है और प्रकृति कहीं ना कहीं व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है। अगर व्यक्ति नहीं है तो प्रकृति का कोई अर्थ नहीं होगा। व्यक्ति ही प्रकृति का दोहन करता है, यूज करता है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कुछ विद्वानों का मत है। नंबर 1 है हैगेट के अनुसार, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला साधन ही संसाधन कहलाता है। और प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज का जब व्यक्ति यूज करता है तो वो एक संसाधन के रूप में उसको पाता है। दूसरा, पी.आर. त्रिपाठी और के.एन. सुदर्शन के अनुसार, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का कोई भी अंग जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज, वन, चारागाह, वन्य जीव, भक्षी और अन्य, यहाँ तक कि मनुष्य आबादी, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भूमि, जल, वायु, खनिज, वन, चारागाह, वन्य जीव, भक्षी और स्वयं मनुष्य भी एक संसाधन है। इनका कहना है कि हर कोई संसाधन है, हर कोई एक दूसरे का पूरक है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे देखते हैं नंबर 3 है जिमरमैन के अनुसार, किसी भी स्थल पर उपलब्ध किसी भी पदार्थ या भौतिक वस्तु को तभी संसाधन कहा जाएगा जब वह मनुष्यों के किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सके। मतलब पृथ्वी पे पाए जाने वाले पदार्थ, भौतिक वस्तुएं को तभी ही हम संसाधन मानेंगे जब वो मनुष्य के द्वारा यूज में आएंगी। जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव।
पृथ्वी पर निरंतर बढ़ रही जनसंख्या पूरे विश्व में चिंता का कारण बनी है, क्योंकि इस वृद्धि में लगभग सभी देशों को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। जनसंख्या बढ़ने से कृषि योग्य भूमि का अधिकतर हिस्सा शहरों के निर्माण में जाने लगा। उद्योगों के विकास की भी कृषि योग्य भूमि का ही उपयोग होने के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन की वृद्धि होना, यहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं धीरे धीरे। आज आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि होने से रहने के लिए मकान की ज़्यादा आवश्यकता है और अनाज उगाने के लिए खेती की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो जंगल हैं, वन हैं, उनको काट काट के कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है, उनको काट करके मकान बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। तो ये जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए साधन हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इस तरह से प्रकृति के संसाधनों पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। बर्टेल रसेल का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार विश्व में कोई सरकार तब तक टिकाऊ नहीं हो सकती जब तक उस देश में स्थिर आबादी नहीं रहती। इनका कहना है कि सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, वो तभी टिकाऊ बनेगी जब देश की जनसंख्या नियंत्रित होगी। इससे स्पष्ट है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात को गड़बड़ा देती है। सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पे प्रोडक्ट भी उतने ही चाहिए जितना जनसंख्या, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की पूर्ति कम है और जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पे तमाम तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और इस तरह से प्राकृतिक संसाधन हुआ या चाहे किसी भी तरह की सुविधा हुई वह अवेलेबल नहीं हो पाएगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे जैव विविधता नष्ट हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण होने से जैव विविधता का मतलब होता है कि जो हमारे पृथ्वी पर तमाम तरह के ईश्वर के द्वारा बनाए गए जीव हैं, उनका जो जीवन है वो संकट में आ जाता है। सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए बड़े बड़े बांधों एवं जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करते हैं। बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे डैम बना देने से वहाँ के आसपास के जो इलाके होते हैं वो पानी से डूब जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वहाँ के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। ये सब कारण हैं किसके? जनसंख्या वृद्धि के। लोगों के रहने के लिए अधिक घर चाहिए, अधिक अनाज चाहिए, तो ये सब चीज़ें सरकार अगर मुहैया करा रही है तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों एवं जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे उसमें रहने वाले जीव जंतु अनेक प्रजातियां नष्ट हो जा रही हैं और उनके ऊपर संकट आ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारणों में से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो रहे हैं। संक्षेप में इनका उल्लेख निम्नलिखित है। किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे दिया आधुनिक कृषि व्यवस्था। प्राकृतिक संसाधन किन कारणों से प्रभावित हो रहे हैं? आधुनिक कृषि व्यवस्था के कारण भी, जैसे सिंचाई, कीटनाशक, उर्वरक और अन्य रसायनों की अच्छी उपलब्धता के कारण अधिकतर किसान सीमित संख्या में फसलों की प्रजातियों का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि सभी साधनों की व्यवस्था होने के कारण फसलों के नष्ट होने की संभावना कम रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक कृषि में तमाम तरह के कीटनाशक, उर्वरक, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, जिससे
किसानों को लाभ तो अधिक होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं पृथ्वी की उर्वरा शक्ति में, वो सब नष्ट हो रहे हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान हो रहा है। आधुनिक खेती में विकसित तकनीकों के कारण सीमित संख्या में प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों तथा मवेशियों की आनुवंशिकी विविधता में लगातार कमी आ रही है। यही कारण है कि औद्योगिक खेती अधिक उत्पादकता के बावजूद प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक कृषि की वजह से पहले लोग बैल और हल चला के खेती किया करते थे, लेकिन आज उन्नत किस्म के यंत्रों का प्रयोग करके कृषि कार्य किया जाता है। तो वहाँ पे जो मवेशी हैं, ये सारे लोगों का उपयोग कम होता जा रहा, और इस तरह से जो प्रकृति का संतुलन जिससे बना रहता था वो सारा धीरे धीरे बिगड़ रहा है। तो ये सब भी आधुनिक कृषि, इस तरह से आधुनिक कृषि भी प्रकृति के संसाधन को प्रभावित करने में कारगर सिद्ध हो रही है। नंबर दूसरा देखते हैं, जीव जंतु आवास विखंडन। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण अतीत में पाए जाने वाले बड़े बड़े जंगलों तथा जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, समुद्रों को कई छोटे छोटे भागों में आवास, सड़कों, रेल लाइनों, पुलों और टर्मिनलों द्वारा बांट दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, जब से धीरे धीरे देश की जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो देश में विकास की रफ्तार बहुत तेज हुई है, और उसकी वजह से रहने के लिए घर चाहिए, और चलने के लिए सड़क और आवास से, और रेल लाइन, पुलों का निर्माण, ये सारी चीज़ें बहुत तीव्र गति से हुई हैं, जिसकी वजह से कहीं नदियों पर प्रभाव पड़ा है, तो कहीं झीलों पर, समुद्रों पर, जो कहीं ना कहीं बटकर रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ के जो जीव जंतु थे वो सब भी नष्ट हुए। तो ये सब अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ये जो तमाम तरह की आप देखेंगे, नहरों का निर्माण हो गया है, और नदियाँ काट काट के छोटी छोटी नदियों में डिवाइड कर दी जाती हैं। तो इससे जो जीव जंतु हैं उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बाधा उत्पन्न हुई है, और रहन सहन में उनके बाधा उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ा है। आवास विखंडन की प्रक्रिया से जीव जंतुओं के आवास की जलवायु में भी परिवर्तन होने लगा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं। नंबर तीसरा देखते हैं, जलवायु परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य की आवश्यकता के कारण पिछले कुछ वर्षों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई, खनिज तेलों तथा कोयलों का उद्योग तथा बिजली उत्पादन से उद्योग तथा आधुनिक खेती में नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग, कार्बन फ्लोरोकार्बन जैसे गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन का उत्सर्जन तेजी से हो रहा है। तो ये तमाम तरह की जो हानिकारक गैसें हैं, इससे भी कहीं ना कहीं प्रकृति प्रभावित हुई है, जो वायुमंडल को गर्म कर रही हैं, जिससे वायुमंडल के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ और साथ ही साथ जो हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत धीरे धीरे उसमें क्षति हो रही है, और साथ ही साथ छेद भी हो जा रहे हैं। इससे वनस्पति और प्राणियों के लुप्त होने की संभावना भी बढ़ रही है, और जो अपने को परिवर्तित वातावरण में ढाल नहीं सकते हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं। ओजोन परत में छिद्र तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इससे तमाम तरह की बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड बीमारियां। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वायुमंडल में तमाम तरह के चेंजेस हो रही हैं, उसकी वजह से वनस्पतियों और प्राणियों के लुप्त होने की भी संभावनाएं हो रही हैं। जहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनके अगर रहने के लिए अनुकूलन नहीं मिल पा रहा, तो वो उनकी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें प्रकृति में असंतुलन पैदा कर रही हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं चौथा नंबर, प्रदूषण। प्रदूषण भी प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण उद्योगों,
यातायात के वाहनों तथा अन्य इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक गैसों तथा रसायनों, कृषि में उपयोग होने वाले तमाम रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग किए जाने लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रदूषण को आगे बढ़ा रही हैं, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। इतना ही नहीं, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जमीन में पाए जाने वाले तमाम तरह के सूक्ष्म जीव जो हैं वो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। विभिन्न रसायनों के हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने से वे अन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, गिद्धों की संख्या में हाल ही के वर्षों में तेजी से कमी होने के कारण जानवरों के मांस को प्रदूषित होना माना जा रहा है। दोस्तों, इसका एक कारण ये भी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। आजकल लोग जानवरों को भी तमाम तरह की जो दूध वगैरह के लिए, दूध जानवरों के जिससे उनकी दूध की मात्रा बढ़े, तो इंजेक्शन का यूज करते हैं। उससे भी जो जानवर मरने के बाद जो गिद्ध खाते हैं, या डाइक्लोफिनेक जैसी दवाइयाँ जो यूज होती हैं, उससे जो गिद्ध मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, तो उससे वो प्रभावित होकर के धीरे धीरे उनकी जो प्रजाति है वो लुप्त हो जा रही है। तो ये भी एक कारण है कि जो गिद्ध प्रकृति को तमाम तरह के जो शव वगैरह निकलते थे, या जो मरे हुए जीव जंतु रहते थे जो प्रकृति को प्रदूषित कर रहे थे, वो आज क्या कर रहे हैं, जब गिद्ध रहेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे प्रकृति प्रदूषित हो रही है, जिसकी वजह से भी ये सारे जो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से गिद्धों का लुप्त हो जाना प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है। और इस तरह से ये प्राकृतिक संसाधन का ह्रास हो रहा है। नंबर 5 देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। जनसंख्या वृद्धि की अधिकता के कारण प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन भी कम ही उपलब्ध हो पाते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इनमें से उन तमाम जीवों के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है जो अपने को इस विषय के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं। जो इन परिस्थितियों को झेल लेते हैं, सिर्फ वही बच पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि से, जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि से बहुत ही तीव्र गति से पेड़ों की कटाई हुई है। पेड़ों की कटाई से प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है, और इस असंतुलन की वजह से ही कहीं पे सूखा तो कहीं पे बाढ़ आ रही है। और जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को उसमें अनुकूलित नहीं कर पाते हैं और विलुप्ति के कागार पे हैं। बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, अगर वो उससे अनुकूलन कर ले रहे हैं तो वो जीवित हैं, नहीं तो फिर उनका जो अस्तित्व है वो विलुप्त के कागार पर है। नंबर 6 देते हैं, अत्यधिक उपभोग। जनसंख्या वृद्धि की अधिकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग हो रहा है, जिसमें ह्रास दृष्टिगोचर होता है। आजकल पेड़ों और जानवरों का उपयोग वस्तु निर्माण, दवाइयाँ बनाने, शान शौकत के लिए शिकार करने आदि का आवश्यकता अधिक होने लगी है। दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे लोगों के रहन सहन के लिए, लोगों के शान शौकत के लिए पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो बहुमूल्य वृक्ष हैं जैसे देवदार, चंदन, सागौन आदि के लिए फर्नीचर और सजावटी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी तमाम तरह के, और आप देखेंगे इनकी कटाई तो हो रही है, साथ में तमाम तरह की जो जड़ी बूटियां हैं इनकी भी मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से भी धीरे धीरे जो प्रकृति का दोहन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। जानवरों में भारतीय हिरन, चीता, शेर, हाथी आदि का भी मनुष्य अब अपनी शान बान और दवाइयों और सजावटी वस्तुओं के लिए शिकार कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इसी तरह खनिज संसाधनों का भी प्रयोग मनुष्य तेजी से कर रहा है, जिससे उनमें ह्रास से दृष्टिगोचर हो रहा है। इन अत्यधिक उपयोग के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधन का ह्रास हो रहा है।
मनुष्य जितना ही ज़्यादा बौद्धिक है उतना ही ज़्यादा वो ह्रास की तरफ बढ़ता जा रहा है। जितनी ज़्यादा वो सुविधाएं वैज्ञानिक खोज कर रहा है उतनी ज़्यादा वो ह्रास की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो प्रकृति के संसाधनों का केवल दोहन कर रहा है। प्रकृति को सुरक्षित कैसे रखना इस तरफ वो अपना ध्यान नहीं ले जा रहा है। नंबर 7 हम देखते हैं एक फसलीय खेती। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण एक फसलीय खेती है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण किसान एक ही फसल वर्ष में कई बार उगाता है। एक ही फसल खेती का मतलब है एक ही तरह की फसल की खेती करना। वर्तमान मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण किसान सिर्फ उन्हीं फसलों की खेती करता है जो अधिक फायदेमंद हो। एक ही फसलीय खेती का मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें अधिक मुनाफा हो और उसको वही खेती किसानों के द्वारा बार बार की जाए। जैसे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण वहाँ के लोग ज़्यादा धान की खेती साल में 2 बार उसकी फसल उगाते हैं। तो इस तरह से एक ही तरह की खेती करने से, और इसी तरह हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ने और पंजाब में केवल धान और गेहूं की खेती की जाती है। तो जो पर्टिकुलर एरिया में एक ही तरह की खेती करने से भी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती है, और उस उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जो प्रकृति के साथ साथ हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और आगे हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं बहुत पहले जो था वो सिंचाई और मशीनों का अभाव था। किसान उन सभी फसलों की खेती करता था जिसके लिए जिससे उसकी घरेलू आवश्यकता की रहती थी, मतलब वो घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही केवल कृषि करता था। लेकिन आज कृषि एक बिजनेस के तौर पे देखा जाता है जिसके लिए किसान अधिक से अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करके फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है। इस तरह से हम देखेंगे पहले के लोग जो थे वो गाय भैंस बैल बकरी मुर्गी आदि रखते थे जिससे परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उसके बाद साथ ही फसलों तथा पालतू जानवरों की खेती में समावेश भी करते थे। मतलब पहले के लोग खेती में प्राकृतिक संसाधनों का यूज ज़्यादा करते थे, लेकिन आज यांत्रिक चीज़ों का यूज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो फसल और मवेशियों की जो विविधता है वो धीरे धीरे कम होती चली गई और प्राकृतिक संसाधनों का धीरे धीरे ह्रास से होता चला गया। नंबर 8 हम देखते हैं खनिज संसाधनों का अव्यवस्थित उपयोग। खनिज संसाधन भी प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। खनिज संसाधन यानी कि कोयला लोहा अभ्रक मैग्नीज ये सब खनिज संसाधन है। जनसंख्या वृद्धि की अधिकता के कारण इनका भी दोहन तेजी से हो रहा है। अगर इसी तरह से खनिजों का निरंतर खनन होता रहा तो कुछ वर्षों बाद इनकी समाप्ति हो जाएगी। मतलब जो खनिज संसाधन खोदे जा रहे हैं खानों से, उनका खुदाई का कार्यक्रम इतना तेजी से चल रहा है कि धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन भी कम हो जाएंगे। इस तरह एक तरफ खनिजों के अत्यधिक दोहन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। कोयले का तो खदानों से खोदा जाना तो चालू ही है, साथ ही में इसका जो उपयोग है कोयले के जलने से जो गैसें उत्सर्जित होती हैं उससे जो पर्यावरण का संतुलन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ प्रकृति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रभावित कर रही हैं। और यहाँ पे लिखा है अतः कहा जा सकता है कि खनिज संसाधनों का अत्यधिक उपभोग भी प्राकृतिक संसाधन का ह्रास करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।